बस हम क्वेश्चन ही कर पाए थे, इसका सॉल्यूशन आज करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो, सबसे पहले दिया हुआ है तुम्हारे पास अ लेयर ऑफ 5 सेंटीमीटर रिफ्रैक्टोरी ब्रिक, ठीक है, जिसकी की थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास गिवन है, इज टू बी प्लेस्ड बिटवीन 4 mm थिक स्टील प्लेट्स। ठीक है, मतलब दो स्टील के प्लेट्स के बीच में देयर इज अ ब्रिक और रिफ्रैक्टरी ब्रिक, ठीक है, उसके बीच में है, दो स्टील प्लेट्स के बीच में लगी हुई है। द बोथ फेसेस ऑफ द ब्रिक एडजेसेंट टू द प्लेट्स हैव रफ सॉलिड टू सॉलिड कांटेक्ट ओवर 20% ऑफ एरिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो तुम्हारी ईट है, जो ईट है वो दोनों साइड से 20-20% बस कांटेक्ट में है, मतलब 80% में एयर भरी है और 20% जो पार्ट है वो कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ठीक है, जो हमारी ब्रिक है और जो स्टील है। ठीक है, डायग्राम में अभी दिखा दूंगा। वेयर द एवरेज हाइट ऑफ एस्पेरिटीज इज 1 mm। ठीक है, जहां की एवरेज हाइट ऑफ एस्पेरिटीज हमारे पास गिवन है। ठीक है, द आउटर सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्टील इज 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, जो हमारे पास आउटर सरफेस है स्टील की, उसका टेम्परेचर दिया हुआ है 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक साइड का टेम्परेचर 400 है, दूसरी साइड का टेम्परेचर 100 है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पहले तो रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया एंड एज्यूम दैट द कैविटी एरिया इज फिल्ड विथ एयर। ठीक है, मतलब एक बार तो हमें निकालना है जब हम कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस को कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, तब हमें क्या निकालना है, हीट फ्लो निकालना है। देन आफ्टर जो सेकेंड है उसमें भी हमें निकालना है रेट ऑफ हीट फ्लो, बट इस केस में हमें जो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस है उसको नहीं कंसीडर करना है, जैसा इसमें लिखा हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो इफ द फेसेज ऑफ ब्रिक आर स्मूथ। स्मूथ मानने का मतलब हुआ कि रफ नहीं मान रहे हैं उसको, रफ नहीं मान रहे हैं इसका मतलब परफेक्ट कांटेक्ट होगा। ठीक है, तो परफेक्ट कांटेक्ट में हमारी एयर बिल्कुल भी नहीं आएगी, दो सरफेसेस के बीच कोई भी गैप नहीं होगा। ठीक है, एंड हैव सॉलिड टू सॉलिड परफेक्ट कांटेक्ट ओवर द एंटायर एरिया, ये दो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे इससे, देखो इस क्वेश्चन को कराने का जो मेरा मेन एम है, ठीक है, वो ये है कि तुम्हें ये पता चल जाए कि इफ वी आर कंसीडरिंग द कांटेक्ट रेजिस्टेंस देन हाउ मच हीट विल बी लॉस्ट ड्यू टू दैट कांटेक्ट रेजिस्टेंस। अगर हम इस कांटेक्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो उसकी वजह से जो हीट फ्लो है उस पर कितना फर्क पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो जो चीजें दी हुई है यहाँ पे पहले देखो, डायग्राम दिखा देता हूं। तो ये डायग्राम तुम देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज द डायग्राम। ओके, और इस डायग्राम को अगर तुम देखोगे ध्यान से तो यहां पे सबसे पहले 1 मार्किंग की हुई है। ठीक है, तो 1 मार्किंग देख सकते हो, ये हमारे पास मार्किंग नंबर 1 है। यहां पे भी हमारे पास 1 मार्किंग की है। बीच में एक हमारे पास रिफैक्टरी ब्रिक्स है, ईट लगी हुई है बीच में, और उसके दोनों साइड में स्टील की प्लेट्स हैं। ठीक है, अब ये दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में कि जो स्टील की प्लेट्स है और जो ब्रिक है उसमें से जो कॉन्टेक्ट है वो ओनली 20% का है। ठीक है, मतलब जो ब्रिक है और जो स्टील की प्लेट है इन दोनों का जो आपस में टच है वो 20% है। बाकी जो बीच है, बीच में हमारी क्या है, एयर भरी हुई है, जैसे यहाँ जूम करके दिखाया हुआ है कि इतना तो कांटेक्ट में है और बाकी जगह इधर भी एयर है और इधर भी एयर है। ठीक है, इसका मतलब 80% एरिया जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो एयर कर रहा है एंड 20% एरिया इज ओनली इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ब्रिक एंड स्टील, दोनों साइड में सेम केस है। ठीक है, तो जैसा मैंने तुम लोगों को बताया था कि कोई भी इस तरह का केस हो तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, इसकी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनालॉजी बनाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, वी विल कन्वर्ट दैट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ तुम लोगों को। देखो जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है हमने, ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या है, हो सकता है तुम्हें ये ना दिख रहा हो, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये 1 पहले देखो हमारे पास पहले क्या है, 1 प्लेट है। ठीक है, तो हम इसकी इलेक्ट्रिकल एनालॉजी बनाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे मैं तुम्हें बना के दिखा रहा हूं यहाँ पे। let us assume the temperature, let us assume the temperature of this point to be as T1, टेम्परेचर ऑफ दिस सरफेस, ये जो हमारा सरफेस यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें, इसका टेम्परेचर T1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये टेम्परेचर हमारा T1 हो गया। अब T1 से लेकर के जहां तक हम ब्रिक तक जाएंगे, मतलब ये जो बीच में स्पेस आ रहा है हमारा, ठीक है, इस स्पेस तक अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो इसके बीच हमें एक कंडक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा जो कि स्टील के प्लेट के कारण होगा। तो हम एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहे हैं
और ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम R1 बोल रहे हैं, क्योंकि हमने इसको 1 मान लिया है, स्टील को हमने 1 माना है, इस साइड भी 1 माना है और इस साइड भी 1 माना है, स्टील को हमने डेजिग्नेशन ही 1 दे दी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस आ रहा है दैट इज R1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसा मैंने बताया था तुम्हें, कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस दो तरीके से होता है। कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस की अगर टोटल वैल्यू निकालनी है तो कुछ एरिया तो कांटेक्ट में होता है, कुछ एरिया कांटेक्ट में नहीं होता है। जो एरिया कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, वहां पे क्या है, एयर भरी हुई है, एंड एयर इज आल्सो एक्टिंग एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ इस जो स्मॉल पोर्शन है, ये वाला जो तुम्हें स्मॉल पोर्शन दिख रहा है, इस स्मॉल पोर्शन में दो तरह के रेजिस्टेंस होंगे। एक तो जो कि स्पॉट कांटेक्ट के कारण होगा, जो तुम्हें स्मॉल स्मॉल कांटेक्ट दिख रहे हैं, इसकी वजह से एक रेजिस्टेंस होगा जो कि 20% कंसिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। और 80% होगा किसकी वजह से, ये जो एयर इसके अंदर फिल की हुई है, ठीक है, या एयर जो इसके अंदर भरी हुई है, ठीक है। तो इस जो एयर वॉइड्स हैं उसकी वजह से होगा, और दूसरा किसकी वजह से होगा, कांटेक्ट की वजह से होगा, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल होंगे आपस में। तो मैं मान लेता हूं कि R2 मान लेता हूं कि कांटेक्ट की वजह से है, ठीक है। R2 हम मान लेते हैं कांटेक्ट की वजह से है, ठीक है। और R3 को मैं मान लेता हूं कि एयर की जो वॉइड्स है उसकी वजह से। ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि 80% एरिया हमारा कौन सा ले रहा है, R3 वाला ले रहा है, और 20% एरिया कौन ले रहा है, R2 ले रहा है, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट 20% का है, ठीक है। अब यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ये जो सरफेस है हमारी, ठीक है, जो हमारे पास ये ब्रिक की जो पहली सरफेस मिल रही है हमें, इधर से हम अगर चल रहे हैं तो ब्रिक की जो पहली सरफेस मिल रही है, मतलब यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है। अब यहां के बाद क्या है, ब्रिक है, तो ब्रिक का तो डायरेक्ट कंडक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस सीधा सीधा हमने इसको क्या बोला हुआ है, देखो यहाँ पे 4 बोला हुआ है। अगर डायग्राम देखोगे तो हमने इसको बोला हुआ है 4, नंबर 4। तो इसके रेजिस्टेंस को R4 से डिनोट करेंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा ये हमारा क्या होगा, R4, ठीक है। इसके साथ सीरीज में होगा ये R4, ठीक है। फिर उसके बाद देखो सिमिलर केस है, जैसा हम इधर से चले थे, ठीक है, तो यहां पे जो केस मिला था, इसके बाद फिर इधर सिमिलर केस है। तो फिर इधर R2 और R3 हमारे पैरेलल में हो जाएंगे। R2 R3 मैं अभी लिख दूंगा क्या है, ठीक है। तो R2 और R3 हमारे पास यहाँ पे पैरेलल में हो जाएंगे। लेट मी कॉल दिस एज R2 एंड दिस एज R3, ठीक है। तो ये हो गया R2 एंड R3, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं, हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं सर। हाँ बताओ सर एक बार सर ये बता दीजिए सर, जैसे आपने रेजिस्टेंस पैरेलल में लिया है, हाँ। सर हमें ये कैसे पता चलेगा आप पैरेलल में ले रहे हैं, कल आपने सीरीज में लिए थे। अरे पैरेलल में ये तो कांटेक्ट रेजिस्टेंस लिया है। कांटेक्ट रेजिस्टेंस तुम लोगों को जब बताया था तो ये बताया था मैंने कि कैसे लेते हैं कांटेक्ट रेजिस्टेंस को। अभी देखो थ्योरी दिखा देता हूं तुम्हें इसकी, जो मैंने थ्योरी बताई थी तुम लोगों को, ठीक है। इस थ्योरी में देखो कांटेक्ट रेजिस्टेंस किसकी वजह से आ रहा है ये बताओ मुझे पहले। तुम कांटेक्ट रेजिस्टेंस को क्या समझ रहे हो? सर तो पैरेलल रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। कांटेक्ट रेजिस्टेंस देखो मैंने बताया था कोई भी सरफेस, दो सरफेस है उसके बीच परफेक्ट कांटेक्ट होगा नहीं, ठीक है। तो अगर परफेक्ट कांटेक्ट नहीं है तो कुछ तो उसका कांटेक्ट होगा और कुछ क्या होगा, गैप होगा बीच में, समझ रहे हो। तो ये दोनों चीजों की वजह से कांटेक्ट रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीजों का रेजिस्टेंस जो है, कांटेक्ट का जो रेजिस्टेंस है उसको हमने मान लिया R2, मतलब कितना कांटेक्ट में आ रहा है वो हमारा R2 है, और जो खाली बीच वाला गैप था उसको हमने मान लिया R3। तो मैं अभी दिखा देता हूं तुम्हें यहाँ पे, जो मैंने कल बताया था तुम लोगों को, कांटेक्ट रेजिस्टेंस का डायग्राम दिखाया था ना। यस सर। ये देखो ये है, ठीक है। तो ये जो कांटेक्ट रेजिस्टेंस है इसमें देखो हमारे पास क्या था, ये पॉइंट तुम्हें दिख रहे हैं। एक मिनट में इसमें हाइलाइटर ले लेता हूं, ठीक है। ये देखो ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट तो कांटेक्ट में है। इसके बाद फिर गैप है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये पॉइंट कांटेक्ट में है, फिर ये पॉइंट कांटेक्ट में, बीच में गैप है, एयर भरी हुई, ठीक है। तो अगर तुम्हें इस सरफेस और इस सरफेस के बीच का रेजिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ये दो चीजों से बना है, इस सरफेस और इस सरफेस के बीच का रेजिस्टेंस दो चीजों से बना है। एक तो जो कांटेक्ट हो रहा है उसकी वजह से रेजिस्टेंस आ रहा होगा, ठीक है। तो वो तो हम लोग आर स्पॉट लिख रहे हैं उसको, जो कांटेक्ट हो रहा है उसकी वजह से ये आर स्पॉट आया, ठीक है। स्पॉट लिख रहे हैं जो कांटेक्ट आ रहा है उसकी वजह से। और दूसरा जो वॉइड्स है इसमें, एयर वॉइड्स, ठीक है, इसकी वजह से एक रेजिस्टेंस आएगा। और ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और इन्हीं दोनों का जो टोटल कांटेक्ट रेजिस्टेंस होगा
वो क्या होगा हमारा, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब इसका ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, वही तुम्हारा क्या होगा, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है? ओके सर। समझ में आ गया, ये चीज समझ आई? यस सर। यस तो सर। बस ऐसा ही कर रहे हैं हम, ठीक है, इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने जो अब हमें दिया हुआ, देखो अब यहाँ पे एग्जैक्टली एरिया दे दिया कि भाई 80% एरिया जो है एयर ऑक्यूपाई कर रहा है और 20% तुम्हारा स्पोर्ट कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। तो वो तो हम अभी आगे देखेंगे कि क्या चीज कॉन्टेक्ट में है, क्या चीज नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने माना हुआ है कि जो एयर रेजिस्टेंस है उसको हमने, अभी मैं लिख दूंगा इसमें एयर रेजिस्टेंस कौन सा है, इसमें कॉन्टेक्ट वाला कौन सा है और एयर का कौन सा है, ये मैं लिख दूंगा। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा इसमें से जो R2 आना हुआ है, देख लेते हैं इसने क्या साइन कन्वेंशन यूज की हुई है। इसने R2 किसको बोला है, R1 किसको बोला है, ठीक है। जो एयर की वजह से रेजिस्टेंस है, मतलब जो वॉइड की वजह से वो हमारा R2 है, और जो कॉन्टेक्ट की वजह से वो R3 है, ठीक है। तो वहां जो तुम्हें अभी डायग्राम दिखाया है वहां पे जो लिखा था, ये है हमारे किसकी वजह से, एयर गैप की वजह से, ठीक है। और ये हमारा किसकी वजह से, स्पॉट कॉन्टेक्ट, मतलब जो 20% एरिया जो ब्रिक का कॉन्टेक्ट में आ रहा है उसकी वजह से है, ठीक है। यहाँ पे भी ये चीज क्या है, एयर गैप की वजह से, और ये चीज किस वजह से है, स्पोर्ट कॉन्टेक्ट, जो 20% एरिया, ये 20% एरिया बस कॉन्टेक्ट में आ रहा है और 80% में एयर भरी हुई, ठीक है। तो जो टोटल कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस होगा वो इन्हीं दोनों का मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकाल लेंगे, वही हमारा कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा, इस यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद दोबारा से क्या है, स्टील की प्लेट है, ठीक है। तो दोबारा से क्या आएगा, R1 आएगा, क्योंकि R1 हमने स्टील की प्लेट को पहले ही 1 बोला हुआ है। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 2, ये दोनों टेम्परेचर मुझे पता है, तो ये मैं बोल देता हूँ R1, ठीक है। इस तरीके से जो इसका डायग्राम है वो बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे ज्यादा क्लियरली दिख जाएगा तुम्हें, ये इस तरीके से, ठीक है। ये T1 हो गया, R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, फिर R4 ब्रिक का हो गया, R2 R3 R2 हो गया एयर की वजह से, और R3 हो गया जो स्पोर्ट कॉन्टेक्ट है उसकी वजह से, फिर R1 हो गया, फिर ये स्टील की प्लेट आ गई, ठीक है। तो स्टील की प्लेट की वजह से हो गई, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इस देखो जो हमें टोटल हीट ट्रांसफर चाहिए, ठीक है। वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल हीट ट्रांसफर, सो हाउ वी विल कैलकुलेट द डेल्टा टी ओवरऑल। इसकी वैल्यू क्या होती है जो हीट ट्रांसफर की, वो होती है डेल्टा टी ओवरऑल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। हर बार मैं बता चुका हूं, ये इक्वेशन किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफरेंस के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पूरी सर्किट में, इस पूरी सर्किट में क्यू ही फ्लो कर रहा होगा। अगर मैं यहां से बोलूं तो यहां से क्या फ्लो कर रहा होगा, क्यू फ्लो कर रहा होगा। यहां से कुछ Q1 जा रहा होगा इधर को, ठीक है, और फिर यहाँ पे वापस से Q निकल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से Q गया और यहाँ से भी Q निकल रहा है, ठीक है। सो ओवरऑल सर्किट में जो फ्लो कर रहा है वो हमारा कौन सा कर रहा है, Q कर रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे यही कैलकुलेट करना है कि Q की वैल्यू क्या होगी जब हम इस कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस को कंसीडर करके चल रहे हैं, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस लग रहा है, ठीक है। तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा टी, डेल्टा टी कौन सा, ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ आर टोटल, ठीक है। या आर टोटल लिख लो या समेशन आर टोटल लिख दो, कुछ भी एक ही बात है, ठीक है। समेशन ऑफ ऑल आर, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब डेल्टा टी देखो ओवरऑल क्या है, T1 है यहाँ पे माना है, और यहाँ पे क्या माना है, T2 माना है, ठीक है। तो ये डेल्टा टी ओवरऑल जो हो गया वो कितना हो गया, T1 माइनस T2, जो ओवरऑल सर्किट में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो T1 माइनस T2 हो गया, डिवाइडेड बाय दिस आर टोटल, ठीक है। अब देखो ये जो आर टोटल है, ठीक है, ये आर टोटल कितना होगा, देखो R1 यहाँ पे हो गया। अब इन दोनों को जो पैरेलल में, इनको हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट लगा के एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे तो फिर सीरीज में है, फिर यहाँ पे जो ये पैरेलल है इनको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा के हम सीरीज रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, दिस इज आर कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस यहाँ पे फिर आर कॉन्टेक्ट में मान रहा हूँ, इनका मैं आर कॉन्टेक्ट की वैल्यू अभी हम निकाल लेंगे, ठीक है। आर कॉन्टेक्ट लिख दिया मैंने इसको, ठीक है, प्लस यहाँ पे आर कॉन्टेक्ट आ गया, प्लस R4 आएगा फिर, ठीक है। फिर दोबारा से क्या आएगा यहाँ पे, आर कॉन्टेक्ट, ठीक है। आर कॉन्टेक्ट सीरीज में बस ऐड कर रहे हैं, आर कॉन्टेक्ट प्लस फिर से क्या आएगा, R1, ठीक है। तो टोटल जो आएगा ये कितना आ जाएगा, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय 2 बार R1 है, R1 यहाँ भी है, R1 यहाँ भी है, तो लिख देंगे भाई 2R1 प्लस आर कॉन्टेक्ट 2 बार है, एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, तो 2R कॉन्टेक्ट, ठीक है, और प्लस R4, ठीक है। अब तुम्हें ये वैल्यू चाहिए R1 की, आर कॉन्टेक्ट की और R4 की, ठीक है। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो अभी बता दो।
हमने जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन दोनों पैरेलल वाले का, उसको हमने आर कांटेक्ट मान लिया, अभी हम निकाल लेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, यहां तक किसी को कंफ्यूजन? आवाज आ रही है? किसी को भी कंफ्यूजन है यहां तक? जो अभी ये इक्वेशन लिखी है इसको, इसमें किसी को कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टास्क क्या है? अब हमारा टास्क है R1, R2 और R3, R4 को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो देखो R1 कितना होगा। अगर R1 की मैं बात करूं तो देख सकते हो R1 कैसे निकालेंगे। देखो R1 ये वाला है। ठीक है, R1 किसका है? ये जो हमारे पास 4 सेंटीमीटर का जो स्टील की प्लेट है, इसकी वजह से जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है वो हमारा क्या है? R1 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे R1 की वैल्यू निकाल रहा हूं। R1 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी, क्या होता है? L अपॉन के होता है। ठीक है, तो L अपॉन के होगा भाई, तो L1 1 माना हुआ है हमने स्टील को। ठीक है, और K1 मान लेते हैं। ठीक है, इंटू A1। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू किसके लिए लेनी पड़ेगी? स्टील के लिए, जो स्टील की प्लेट है इसके लिए। तो L1 तो देख सकते हो 4 सेंटीमीटर है, यहां से देख लो, इसमें नहीं दिख रहा तो ये कितना है? देखो 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर लेंथ होगी। इसका एरिया हम 1, देखो एरिया, टोटल एरिया हम यहाँ पे 1 मान के चलेंगे, क्योंकि एरिया हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 1 ले लेते हैं, एरिया वी आर टेकिंग एज 1। ठीक है, तो 1 ले लेते हैं एरिया को। और उसके बाद के की वैल्यू हमारे पास गिवन है। देखो के की वैल्यू इसके स्टील के लिए दी हुई है। के की वैल्यू कितनी है? K1 की वैल्यू है 40 वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास है, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं R1 की वैल्यू। भाई L1 हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 0.004 मीटर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय के, थर्मल कंडक्टिविटी के की वैल्यू दी हुई है 40 और एरिया हमने ले लिया 1। ठीक है, टोटल एरिया हमने 1 एज्यूम कर लिया। ठीक है, क्योंकि अभी हमें क्या करना है आगे, हमें यहाँ पे जब R2 और R3 कैलकुलेट करेंगे तो इस एक में हम 80% ले लेंगे एयर वाले केस में, और इसमें हम ले लेंगे 20%। मतलब यहाँ पे हम ले लेंगे 0.8 और यहाँ पे एरिया ले लेंगे 0.2। ठीक है, तो वो 1 के बराबर हो जाएगा, तो R1 हमारा आ गया। ठीक है, अब R1 की वैल्यू जो आएगी कैलकुलेट करके, ये तुम्हारी आ रही है 1 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, केल्विन पर वाट। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास R1 की। ठीक है, अब ये R1 की वैल्यू निकाल ली। अब R2 और R3 की वैल्यू निकालनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि R2 और R3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो R2 और R3 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बता देता हूं। देखो R2 जो है हमारा, वो किसकी वजह से है रेजिस्टेंस? अगर R2 की मैं बात करूंगा तो R2 किसकी वजह से रेजिस्टेंस है? R2 मैंने माना है, देखो यहाँ पे R2 मैंने माना था किसकी वजह से? एयर गैप की वजह से। और एयर गैप कितने एरिया को फिल कर रहा होगा? उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो टोटल कॉन्टेक्ट है वो कितना है हमारा। देख लो यहाँ पे टोटल कॉन्टेक्ट दिया हुआ है कि हमारा 20% जो एरिया है वो कॉन्टेक्ट में आ रहा है। मतलब 80% जो एरिया होगा वो एयर से फिल होगा। गैप जो होगा, एयर गैप इसमें, वो 80% होगा। ठीक है, तो एरिया ले लेना है 0.8। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूं, ये हो जाएगा L। ठीक है, जो भी होगा L, यहाँ पे गैप का हमने कुछ दिया नहीं है तो सीधा सीधा L2 ले लेते हैं। चलो L2 डिवाइडेड बाय K2 इंटू एरिया। ठीक है, A2 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये L2 क्या होगा? देखो L2 क्या होगा? वो गैप जो हमारे पास अवेलेबल है। तो इस गैप की वैल्यू यहाँ पे दी हुई थी हमारे क्वेश्चन में, अगर देखोगे तो गैप की वैल्यू हमारे पास गिवन है, और इस गैप की वैल्यू है, एयर गैप की वैल्यू 0.001 मीटर, 1 mm दिया हुआ था। ठीक है, तो मतलब 0.001 मीटर, तो L कितना हो जाएगा इसके लिए? 0.001 हो जाएगा, क्योंकि एयर गैप की बात कर रहे हैं। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 0.001। ठीक है, अपॉन K2 हमारा एयर की जो थर्मल कंडक्टिविटी दी होगी, तो ये दी हुई है एयर की थर्मल कंडक्टिविटी 0.02 दी हुई है एयर की थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया कितना लेंगे तुम लोग बताओ? एरिया कितना लेंगे? एयर गैप कितने एरिया को फिल कर रहा है? एरिया कितना लेंगे? 0.8। बिल्कुल सही, 0.8 लेंगे, क्योंकि एयर गैप कितने को फिल कर रहा है? 0.8 को फिल कर रहा है, तो 0.8 ले लोगे इसको। ठीक है,
क्योंकि एयर गैप का एरिया लेंगे, एयर गैप जो है 20% कॉन्टेक्ट में, 80% में एयर गैप है, टोटली ये आ जाएगा हमारा कैलकुलेट होके, सीधा मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ 0.0625, ठीक है, केल्विन पर वाट, ठीक है। इसी तरीके से R3 कैलकुलेट कर लो। R3 में भाई क्या होगा, R3 में L2 ही आएगा, क्योंकि वो भी R3 क्या है हमारा, जो स्पोर्ट कॉन्टेक्ट बन रहा है ना, इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है, जो स्पोर्ट कॉन्टेक्ट, ये जो स्पोर्ट कॉन्टेक्ट बन रहा है, ठीक है, ये जो 3 वाला जो बन रहा है, 3 वाला जो दिखा रखा है, ठीक है, ये 3 वाला स्पोर्ट कॉन्टेक्ट है, तो 3 की वजह से आएगा। तो L2 ले लो चाहे L3 ले लो, ये तो सेम ही है, ठीक है, L2 L3 सेम ही है, गैप उतना ही है, उसी गैप में कॉन्टेक्ट है। ब्रिक्स का जो कॉन्टेक्ट हो रहा है स्टील की प्लेट से, तो L3/K3 इंटू A3, ठीक है, ये ले लेंगे। अब L3 की वैल्यू तो वही है भाई, उतना ही है, गैप तो उतना ही है, 0.00, ये 0.001, ठीक है, गैप तो उतना ही है, ठीक है, मीटर में, डिवाइडेड बाय K3। K3 दिया हुआ है, K3 यहाँ पे किसका लेंगे, ब्रिक की थर्मल कंडक्टिविटी लेंगे, क्योंकि ये क्या किसकी वजह से आ रहा है, कॉन्टेक्ट जो है उसकी वजह से, कॉन्टेक्ट किसका है, ब्रिक का कॉन्टेक्ट है, तो ब्रिक की थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है 2 इंटू A3 ले लेंगे हम यहाँ पे, कितना, इसको 0.8 लिया था, तो इसको हम 20% दिया हुआ था कि 20% स्पॉट कॉन्टेक्ट है, तो 20% की लिए इसको ले लेंगे 0.2, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.0025 केल्विन पर वाट, ठीक है। ये R1 निकाल लिया, R2 निकाल लिया, R3 निकाल लिया। अब एक और चीज की हमें जरूरत है, वो है R4, ठीक है, तो R4 भी निकाल लेंगे भाई। R4 में क्या है देख लेते हैं, R4 हमारा कौन सा 4 कौन सा पॉइंट है, यहां से देख लेते हैं 4 किसको माना है हमने, ठीक है, ये बीच वाला जो ब्रिक है इसको हमने 4 माना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चूंकि हम कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं, तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि भाई ब्रिक की लेंथ कितनी है, कितनी लेंथ को कवर कर रहा है ब्रिक, तो तुम कितना बताओगे, बताओ। L की वैल्यू क्या होगी, अगर R3 कैलकुलेट जाएंगे कैलकुलेट करने, तो L की वैल्यू क्या होगी, L4 की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। क्या वैल्यू होगी L4 की, 5 सेंटीमीटर लेंगे, जितना भी दिया हुआ है, कितना दिया है, 5 लेंगे कि 5 से कम लेंगे, मुझे ये बताओ, 5 सेंटीमीटर लेंगे कि 5 से कम लेंगे, सर 5 लेंगे। 5 लेंगे। 5 क्यों लेंगे, जब हमने कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस लिया है, जब इसके बीच का हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे निकाल लिया, यहाँ पे भी निकाल लिया, तो ये गैप कितना है, 0.001 है, और ये भी की तरह कितना है, 0.001 है, तो टोटल में से घटा देंगे ना, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 5 नहीं लेंगे, 5 से यहाँ पे घटा लेंगे जो भी है, इधर 0.001 और 0.001, तो वो तुम्हारा आ जाएगा 0.048 मीटर में, ठीक है। तो ये क्या कितना लेंगे, ये हो जाएगा L4 डिवाइडेड बाय K4 इंटू A4, ठीक है, सीधा सीधा इसको ले लो, ठीक है। तो L4 तो हमारा हो जाएगा 0.048 मीटर, ठीक है। 048 क्यों लिया मैंने बता दिया, 1 सेंटीमीटर का इधर गैप है और 1 सेंटीमीटर का उधर है, दोनों माइनस कर दिए, ठीक है, 0.048 आएगा, 5 सेंटीमीटर टोटल था, ठीक है। क्योंकि एयर गैप का तो रेजिस्टेंस हम निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी, जो वो गैप बन रहा है कॉन्टेक्ट और एयर का, वो वाला हम निकाल चुके हैं, कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस हम ऑलरेडी ले चुके हैं, कंसीडर कर चुके हैं, ठीक है। K4 थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है 2, ठीक है, ब्रिक की, और A4 एरिया लेंगे 1, क्योंकि ये तो पूरे में है, ठीक है, तो एरिया इसका 1 ले लेंगे, टोटल एरिया हमने 1 माना हुआ है, ठीक है, तो वो सेम ही एरिया आएगा चाहे कोई भी हो, ठीक है, क्योंकि जो उसकी एरिया होगा वो हमारी हाइट मल्टीप्लाइड बाय उसकी विड्थ होगी, तो हाइट और विड्थ तो सेम ही है, ठीक है, क्योंकि एक कंपोजिट सिस्टम है, कंपोजिट स्लैब है, देख रहे हो, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.024 केल्विन पर वाट, ठीक है। अब ये R1 R2 R3 R4 हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो R2 और R3 हमने लिया था, इसका हमें, ये जो R2 और R3 था, इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, वही हमारा क्या होगा, R कॉन्टेक्ट होगा, ठीक है। तो भाई R कॉन्टेक्ट निकाल लो, R कॉन्टेक्ट जो यहाँ पे लिखा था, ये R कॉन्टेक्ट, ठीक है, इस R कॉन्टेक्ट की वैल्यू कितनी होगी, R कॉन्टेक्ट की वैल्यू कितनी होगी, इस R कॉन्टेक्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1/R कॉन्टेक्ट जो होगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3, इन्हीं की वजह से कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस है, गैप की वजह से और स्पॉट की वजह से, ठीक है। तो इसको निकाल लो भाई, ये आ जाएगा हमारा R2 R3 और ये R3 प्लस R2, ठीक है, 1/R
आर कॉन्टैक्ट, पैरेलल है दोनों, तो पैरेलल के केस में यही होता है ना, 1/r इक्वल टू 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। तो आपका आ जाएगा आर कॉन्टैक्ट, और आर कॉन्टैक्ट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी R2 R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3, ठीक है, यही आएगा। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो आर कॉन्टैक्ट तुम्हें मिल जाएगा भाई, ठीक है। तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी आएगी, ठीक है, क्योंकि हमें बाकी सब पता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, आर कॉन्टैक्ट विल बी इक्वल टू R2 R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3। R2 R3 हमने निकाल लिया, R2 है हमारे पास 0.0625 मल्टीप्लाइड बाय R3 है हमारे पास 0.0025 एंड डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 0.0265 प्लस 0.0025। तो फाइनली मैं फाइनल वैल्यू लिख रहा हूँ, देख के तुम लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो कैलकुलेशन मिस्टेक, कई बार होती है कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। तो जो आर कॉन्टैक्ट की वैल्यू आएगी दैट इज कमिंग आउट टू बी 2.403 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो 2.403 इंटू 10 टू द पावर -3, 2.403 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। ये हमारे पास आर कॉन्टैक्ट की वैल्यू आ गई, या इसको आर इक्विवेलेंट भी बोल रहे हो, एक ही बात है, ठीक है, दोनों एक ही है, आर इक्विवेलेंट या आर कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस अगर तुमसे, अब यहाँ पे जैसे इसने पूछा नहीं था, ठीक है, तुमसे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, तो आंसर क्या होता, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी लिखते तुम लोग? फिर अगर पूछा जाता कि व्हाट विल बी द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस तो कितनी लिखते? बताओ, अगर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस पूछा जाता तो कितनी वैल्यू लिखते? समझ नहीं आ रहा क्या? समझ नहीं आ रहा? भाई ये कैलकुलेट किया, यही तो है हमारा आर कॉन्टैक्ट, कितना है 2.403 है, ठीक है, लेकिन ये तो एक साइड का है, ठीक है, दो लगे हैं, अगर देखोगे यहाँ पे तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस तो दो जगह पे लग रहे हैं, ठीक है, एक यहाँ पे है और दूसरा हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो 2 इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ता आर कॉन्टैक्ट जो भी निकाला है, तो ये आर कॉन्टैक्ट कितना निकाला है 2.403 मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ता अगर हमसे ये पूछता कि व्हाट विल बी द टोटल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, ये हमने सारा कुछ निकाल लिया भाई, अब क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यू की जो वैल्यू मैंने बताई थी तुम लोगों को, अभी हमने लिखी थी क्यू की वैल्यू, वो क्या होता है डेल्टा टी जो ओवरऑल होता है, और डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारा जो आर टोटल है, ठीक है, या समेशन आर या आर टोटल, कुछ भी लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं समेशन आर लिख रहा हूँ यहाँ पे। डेल्टा टी तुम्हारे पास दिया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू, एक साइड की वैल्यू कितनी है 400 है T1 की, और T2 की क्या है 100 है, ठीक है। तो सीधा सीधा इसको लिख देंगे 400 माइनस 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ आर टोटल, ठीक है। अब आर टोटल, समेशन ऑफ आर टोटल क्या था, यहाँ पे देख लो, जो अभी हमने इक्वेशन लिखी थी ऊपर, ठीक है, ये ऊपर इक्वेशन लिखी थी, ये देख लो क्या लिखा था, ये हमारा 2R1 प्लस आर कॉन्टैक्ट, ठीक है, प्लस R4, ये था हमारे पास, यही तो था। R1 दो बार आ रहा है, एक बार R4 आ रहा है, तो ये टोटल वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, ये था हमारा क्या R1 प्लस 2R1 प्लस 2R कॉन्टैक्ट प्लस R4, ठीक है, ये सारी वैल्यू है, पुट कर दो। 400 माइनस 100, R1 निकाला था हमने 1 इंटू, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, प्लस आर कॉन्टैक्ट 2 इंटू आर कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो आर कॉन्टैक्ट हमने कितना निकाला है 2.403 निकाला है, तो 2 इंटू 2.403 इंटू 10⁻⁻³ आ जाएगा, ठीक है, प्लस R4 ब्रिक की वजह से जो है, ठीक है। तो ब्रिक की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 0.024, ठीक है। ये सारी वैल्यू ऐड कर दो, कैलकुलेट कर लो, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। क्यू की वैल्यू जो आ रही है मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ तुम लोगों को,
जो Q की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, तुम लोग कैलकुलेट करके देखो सही आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। ये आएगी 1.103.42 वाट, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बता दो भाई, यहां तक। नो सर। ठीक है, तो यहां तक देखो, अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ये वैल्यू तुम्हारी जो आ रही है, मैं यहाँ डायरेक्ट दिखा देता हूँ, ये देख लो, ऐसे करके कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये 103.42 आ गया, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखो, ये तो हमने निकाल लिया हीट ट्रांसफर जब हमने कांटेक्ट रेजिस्टेंस को लिया था, ठीक है। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि कांटेक्ट रेजिस्टेंस को बिना कंसीडर किए हीट फ्लो कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हीट फ्लो हम निकालते हैं विदाउट कंसीडरिंग द कांटेक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे विदाउट कंसीडरिंग द कांटेक्ट रेजिस्टेंस? उस केस में जो हीट फ्लो होगा, हीट फ्लो without considering contact resistance। तो अगर कांटेक्ट रेजिस्टेंस हम नहीं लेते हैं तो इसका सर्किट कैसा बनता, मैं दिखा देता हूं यहां पे। अगर कांटेक्ट रेजिस्टेंस हम नहीं लेते तो कैसा बनता है इसका सर्किट? ये है देखो, ठीक है। अगर कांटेक्ट रेजिस्टेंस नहीं लेंगे तो कैसा सर्किट बनेगा? देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूं, यहाँ पे T1 होगा उस केस में, अगर कांटेक्ट रेजिस्टेंस नहीं लेंगे तो, ठीक है। सीधा सीधा आएगा R1, ठीक है। अब ये वाले रेजिस्टेंस, इसके बीच का रेजिस्टेंस तो लेना नहीं है हमें कांटेक्ट का, ठीक है, तो ये तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद सीधा सीधा किसका रेजिस्टेंस आ जाएगा? ये जो ब्रिक है इसका, इस ब्रिक का रेजिस्टेंस आ जाएगा, जो कि मैंने माना है 4। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस आएगा उसके बाद वो कौन सा होगा? R4, ठीक है। उसके बाद दोबारा से क्या आता है, फिर ये कांटेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ से गायब हो जाएगा क्योंकि हम ले नहीं रहे कांटेक्ट रेजिस्टेंस को। तो फिर सीधा किसका आता है? ये स्टील का, स्टील का क्या है? R1। तो दोबारा से क्या आता? R1, ठीक है, ये आ जाता इस तरीके से। अब मैं कहूं इसका भाई R टोटल क्या होगा या समेशन R क्या होगा? R टोटल समेशन ऑफ R टोटल क्या होगा? तो इसका तो सीधा हो जाएगा R1 प्लस R4 प्लस R1, ठीक है, मतलब 2R1 प्लस R4, ठीक है। तो बस 2R1 प्लस R4 कर दो तो ये Q जो है इसकी वजह से निकल आएगा। तो यही करने वाले हैं हम यहाँ पे, ठीक है। विदाउट कंसीडरिंग द कांटेक्ट रेजिस्टेंस कितना होगा? ये हो जाएगा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय समेशन आर टोटल, ठीक है। और ये वैल्यू होगी हमारी डेल्टा टी, तो हो जाएगी 400 माइनस 100, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखो ये कितना आया था? 2R1 प्लस R4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, क्या हम वही R4 रखेंगे जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया था? तुम लोग बताओ, क्या हम वही R4 रखेंगे जो ऊपर कैलकुलेट किया था? क्या सर? क्या हम वही वाला R4 रखेंगे जो अभी ऊपर कैलकुलेट किया था, ब्रिक की वजह से जो रेजिस्टेंस आ रहा था? वही रखेंगे कि कुछ और रखेंगे? मुझे लग रहा है तुम लोगों को थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जा रहा है, इसलिए तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है शायद। भाई R4 की जो वैल्यू होगी, ठीक है, यहाँ पे जो ये R4 होगा इसकी वैल्यू वो नहीं होगी जो हमने अभी कैलकुलेट करी थी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे गैप माना था, और देखो यहाँ पे जो हमने L4 लिया था वो कितना लिया था? 0.048 लिया था, ठीक है। लेकिन जो इस क्वेश्चन में बोला हुआ है, दूसरा केस जो बोला है उसमें क्या बोला है, यहाँ पे पढ़ लो। यहाँ पे क्या बोला है कि परफेक्ट कॉन्टेक्ट बोला हुआ है, ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टेक्ट के केस में इसको हम गैप नहीं मानेंगे, यहाँ पे पूरा क्या मानेंगे? हम ब्रिक मानेंगे। वी विल एज्यूम दिस ओवर 5 सेंटीमीटर, there is a perfect contact at this point and this point, so the length at that in that case will be taken as 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसीलिए R4 हमें यहाँ पे, अगर इस इक्वेशन में हम यूज करना चाहते हैं कि जहां पे हम कांटेक्ट रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो R4 हमें दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस केस में जो R4 कैलकुलेट करेंगे वो होगा L4 अपॉन K इंटू हमारा A, ठीक है।
और यहाँ पे एरिया सीधा 1 लेंगे, L4 यहाँ पे लेंगे 5 सेंटीमीटर, मतलब हमारा 0.05 ले लेंगे सीधा सीधा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है मैं सीधा बता देता हूँ तुम लोगों को देख के, ठीक है। हाँ ये है हमारा 0.05 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 हो जाएगा, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.025, ठीक है। यहाँ पे L की वैल्यू कितनी लेंगे, 0.05 लेंगे, क्योंकि पूरा परफेक्ट कांटेक्ट हमें माना है, ठीक है। और ये हमारा है सेट 2 था, ठीक है, 2 into 1 that is coming out to be 0.025, so this is 2 into 1 0.025, ठीक है, केल्विन पर वाट, ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास केल्विन पर वाट आ गया, R4 की वैल्यू आ गई। अब ये वाला R4 लेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो वैल्यूज है उसको पुट कर दो, ये 400 हो गया, माइनस 100 हो गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू R1, R1 तो वही रहेगा, R1 में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। R1 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी 1 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो इसको हम लेते हैं 1 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, प्लस R4 इज 0.025, ठीक है। एंड फाइनली दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी, देख सकते हो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 11904.7, ठीक है। तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 11904.7, ठीक है। तो देखो मैं दोनों वैल्यू लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ विथ कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस, जब हमने कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस लिया था तब कितनी वैल्यू आई थी, उस टाइम पे हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी 103.42, ठीक है, 103.10342, ठीक है, शायद यही थी 10342, ठीक है। और जब हमने कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया तो आई 11904, ठीक है, उस केस में आई है। जब हमने कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस को नहीं लिया तो ये आई 11904.7, ठीक है। तो कंपेयर कर सकते हो दोनों वैल्यूज, ठीक है। देख सकते हो कि कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से हीट फ्लो क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, एज यू कैन सी। तो ये आ गया, सबको समझ आया, ये समझ आया कि कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है। अभिषेक तुम बताओ, अभिषेक चौहान, ये समझ में आया? सर कौन सा? यही जो अभी बताया तुम्हें कि ये Q की वैल्यू जो है डिफरेंट क्यों आई है दोनों केस में। जी सर, ये क्यों हमने वो ले लेना, लेंथ पूरी 5 सेंटीमीटर कंसीडर की। हाँ, तो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से हीट फ्लो में क्या फर्क पड़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? ये तो हमारा वो हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है हीट फ्लो? कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस देख लो ना यार, कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से हीट फ्लो कितना आया, 103, 10342, और विदाउट अगर कंसीडरिंग कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस कितना आया, 11 आया, तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से हीट फ्लो डिक्रीज होगा, ठीक है। यस सर। तो मेन ये क्वेश्चन देखो कराने का मेन मोटो यही था। तुम एक बार जब तक देखो, ये ऐसा सब्जेक्ट है देखने से तो काम नहीं चलेगा, साथ के साथ करोगे तभी समझ आएगा कि भाई ये क्या चल रहा है, ठीक है। नहीं तो फिर ये इस तरीके का सब्जेक्ट नहीं कि एक दिन में पढ़ के भी तुम पास हो जाओ, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा इसमें थोड़ा। तो साथ के साथ ना तुम लोग ये क्वेश्चन जब भी मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ साथ के साथ ही किया करो, क्योंकि अब एक इसमें पूरा आना पॉसिबल नहीं है ना। अगर मैं इसको छोटा भी कर दूंगा तो फिर तुम्हें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो सारे स्टेप्स एक साथ नहीं दिखते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो उसमें दिखेगा नहीं, तो फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है, ठीक है। सर तुम्हें जूम पे पढ़ा दीजिए आप। किस पे? सर हाँ, सर जूम ऐप पे। जूम ऐप पे क्या है बताओ, जूम ऐप पे सही चलता है क्या? जूम ऐप पे जैसे आप छोटे करके पढ़ाओगे तो यही सही है एक्चुअली सब यूनिफॉर्मिटी रखनी पड़ती है ना। अब ऐसा नहीं कर सकते, कुछ लोग जूम पे पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग गूगल मीट पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे लिंक जो है ऊपर भी शेयर किए हुए हैं, ठीक है। तो क्लास में दूसरे लोग भी आते हैं। नहीं, अगर आपने जूम पे पढ़ा है तो जूम डायरेक्ट ब्राउजर में भी ओपन हो जाती है।
अच्छा यस सर। सर चाहे जूम फोन में हो या ना हो, वो डायरेक्ट ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक और है। जैसे आप उसमें छोटा करके पढ़ाओगे, हाँ तो जूम में एक ऐसा ऑप्शन होता है, वो मतलब सबके फोन में ऑन रहेगा कि हम पेन यूज करके वहाँ पे मार्क करके आपसे पूछ सकते हैं कि इसको यहाँ पे बता दीजिए। अच्छा, यस सर। ठीक है ठीक है। तो अभी फिलहाल और ये जैसे क्वेश्चन, अभी फिलहाल ये क्वेश्चन तुम लोग बताओ कि इसमें का अगर कहीं दिक्कत हो तो बता दो भाई, क्योंकि मुझे हाँ ऐसा सर। लग रहा है कि तुम लोगों को शायद समझ में नहीं आया। सर आ गया समझ में। सर आ गया अब तो। आ गया ना? एक बार भाई खुद से करके देख लेना, आज मैं अपलोड कर दूंगा इसका जो सॉल्यूशन है ना, विद सॉल्यूशन क्वेश्चन मैं आज तुम्हारे क्लासरूम में डाल दूंगा, ये तुम देख लेना, ठीक है? अब तुम